आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। इसलिए आप इस वीडियो को टोटल देखें। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको वृत्त संबंधित किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग वृत्त को देखेंगे। वृत्त किस आकृति का होता है यह आपको मालूम होना चाहिए, तब जा कर के इसको अच्छा से आप समझ पाइएगा। तो वृत्त जो होता है, मान लीजिए कि जो यह वृत्त का आकृति जो बनाए हैं यह एक रोटी है, यानी शाम में आप रोटी खाते हैं, उसी को समझ जाइए कि जो वह एक वृत्त है। यहाँ पे हम इस वृत्त के द्वारा, यहाँ पे इस वृत्त को जब हम एक रोटी माने हैं तो इस रोटी के द्वारा आप वृत्त समझ पाइएगा, अर्धवृत्त समझ पाइएगा, वृत्त के चतुर्थांश समझ पाइएगा, और वलय जो होता है, जो सबसे कठिन होता है वृत्त में, वह समझ पाइएगा। जब तक आप कल्पना नहीं करिएगा कि जो यह वृत्त किस आकृति का होता है, कैसे होता है, हम अपने रियल लाइफ में किस आकृति को हम वृत्त कह सकते हैं, तब तक आप क्षेत्रमिति का एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे यह वृत्त हो गया। वृत्त में ओ केंद्र हो गया, ओ से बी तक त्रिज्या हुआ, फिर ओ से ए तक त्रिज्या हुआ। यानी यह वृत्त का जो केंद्र है, इस केंद्र से वृत्त के परिधि तक कोई भी रेखा हम खींचेंगे, यह रेखा हमेशा बराबर होगी। यानी इसको मान लेते हैं यह सी हो गया, यह डी हो गया। तो ओ से ए तक की दूरी, ओ से बी तक की दूरी, ओ से सी तक की दूरी और ओ से डी तक की दूरी, या इधर भी हम एक रेखा खींच देते हैं ओ से पी तक, यानी ओ से पी तक की दूरी। यानी केंद्र से या वृत्त के परिधि तक कोई भी रेखा हम खींचते हैं, वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और एक वृत्त की त्रिज्या जितना भी खींचिएगा वह सभी आपस में बराबर होती है। तो यानी यह सब रेखा जो खींचे हैं यह वृत्त कहलाएगी, और यह सभी रेखा आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ओ से बी तक की दूरी को हम त्रिज्या लेंगे, ओ से ए तक की दूरी को त्रिज्या लेंगे। यानी ओ से जो जो रेखा परिधि तक खिंचाया है ये सब त्रिज्या है। तो हमको यहाँ पे दो त्रिज्या ले करके ही हम सभी बातों को समझ सकते हैं। लिखे हैं ए बी बराबर व्यास डी, यानी ए से बी तक की दूरी यह व्यास कहलाएगी। यहाँ पे ए बी व्यास इसलिए कहलाएगी, यह ए बी एक जीवा हो गया। यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक एक रेखा हम खींच देते हैं, इसको मान लेते हैं पी और इसको क्यू। तो ए बी व्यास है, लेकिन पी क्यू को हम व्यास नहीं मान सकते हैं। ए बी इसलिए व्यास है क्योंकि यह वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरा है। यानी उस जीवा को हम वृत्त का व्यास कहते हैं जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है। तो यह ए बी जो है वृत्त के केंद्र से गुजरी है, लेकिन पी क्यू जो है वृत्त के केंद्र से नहीं गुजरी है। तो यहाँ पे ए बी को हम व्यास मान लिए, और ओ से ए तक की दूरी और ओ से बी तक की दूरी हम त्रिज्या मान लिए कि यह त्रिज्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे देता है व्यास, व्यास देता है और बोलता है त्रिज्या निकालिए, और त्रिज्या देता है और बोलता है कि ये व्यास निकालिए। जब त्रिज्या देगा तो व्यास डी बराबर होता है 2r, यानी जब त्रिज्या में 2 से गुणा करते हैं तो व्यास निकलता है, और त्रिज्या निकालने के लिए व्यास में जब 2 से भाग करते हैं तो त्रिज्या निकलती है। अब यहाँ पे कोई भी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके दो भुजाओं में हम गुणा करते हैं, तब जा कर के किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकलता है। तो यहाँ पे वृत्त में केवल त्रिज्या होती है, लंबाई चौड़ाई होती नहीं है, केवल त्रिज्या होती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम त्रिज्या से त्रिज्या में गुणा करते हैं, तो त्रिज्या का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर होता है। अचर राशि पाई से गुणा करते हैं, तब जा कर के वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। हम एक रोटी को माने हैं, वह वृत्त हो गया। अब अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल को जब हम पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि जब एक रोटी को यानी एक बार बीचों बीच से मोड़ देते हैं
तो ऐसा आकृति हमको प्राप्त होती है। तो एक बार रोटी को मोड़ने पे जो आकृति प्राप्त होती है वह अर्धवृत्त होती है, यानी यह एक अर्धवृत्त हो गया। तो वृत्त का जितना क्षेत्रफल होता है उसको मोड़ने के बाद में उसका आधा क्षेत्रफल हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ। और पूरा क्षेत्रफल कब होता है? जब यह पूरा वृत्त होता। तो देखिए, तो यह पूरा वृत्त का आधा यह भाग है, तो आधा भाग है और पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको आधा का बताना है, आधा का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आधा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ पे अर्धवृत्त में सबसे मेन बात होता है परिमाप निकालना, यानी परिधि निकालना। किसी भी आकृति का परिधि निकालने के लिए उस आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने पे जो दूरी हमको प्राप्त होती है वही दूरी उस आकृति की परिधि कहलाती है। तो उसी प्रकार यह अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त के बिंदु ए से हम बिंदु बी तक पहले आएंगे, यानी ए से बी तक की दूरी तय करेंगे तो हमको एक व्यास के बराबर दूरी प्राप्त होगा। व्यास कहिए या 2r कहिए, यानी ए से बी तक आने में हम 2 गो त्रिज्या तय किए या एक व्यास तय किए। अब देखिए, अब यहाँ पे जब पूरा वृत्त था तो ए बिंदु से चल करके फिर ए बिंदु पे आए हैं तो हमको 2πr प्राप्त हुआ है। लेकिन यहाँ पे ए से चल करके फिर ए पर आने पे 2πr प्राप्त हुआ है। लेकिन जो हम यह दूरी तय किए हैं चारों तरफ, तो इस दूरी का आधे दूरी तो हमको तय करना है, यानी 2πr का आधा दूरी तय करना है। तो यहाँ पे लिखे हैं अर्धवृत्त की परिधि, यानी अर्धवृत्त की परिधि πr प्लस 2r होता है। क्योंकि यहाँ से ए से बी तक की दूरी 2r है, तो 2r यहाँ पे लिख दिए। यह पूरा वृत्त का आधा हिस्सा हम तय किए, तो पूरा वृत्त का परिधि 2πr होता है। तो आधा का क्या होगा? πr, यानी πr में जब 2r को जोड़ते हैं तब अर्धवृत्त की परिधि निकलती है। अब इसी के द्वारा हम 2 से 3 फार्मूला और परिधि का निकाल सकते हैं, जो यहाँ पे हम लिखे हैं। ये दोनों में से जब r कॉमन करेंगे तो इसमें पाई बचेगा, प्लस है तो प्लस, r कॉमन हो गया तो यहाँ पे 2 बचा। यानी अगला फार्मूला आप याद कर सकते हैं, r इंटू पाई प्लस 2। अब एक और फार्मूला यहाँ पे है पाई आर प्लस डी, यानी पाई आर का पाई आर यहाँ पे लिखे हैं और 2r के जगह पे d लिख दिए हैं। यानी आप आसानी से याद कर सकते हैं कि अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर प्लस 2r, या r इंटू पाई प्लस 2, या पाई आर प्लस डी, या 36/7r। 36/7r कहाँ से प्राप्त हुआ यह आप समझिएगा। जब यहाँ पे हम पाई का मान 22/7 रख देंगे, पाई के जगह पे 22/7 रखें, प्लस 2 है तो 2, इंटू में r है तो r। अब यहाँ पे 22/7 प्लस 2 को हल करेंगे तो लसा 7 होगा। 22 प्लस 7 दूनी 14, 22 और 14 जोड़ेंगे तो 36 होगा, यानी 36/7, r है तो r, यानी 36/7r प्राप्त हो गया। तो आप यह चारों फार्मूला में से कोई फार्मूला आप याद कर सकते हैं। किसी भी फार्मूला से आप सॉल्व करिएगा मैथ तो आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है। तो यह एक रोटी हो गया। इस रोटी को जब एक बार मोड़ेंगे तो ऐसे आकृति प्राप्त होगा। फिर जब एक बार और मोड़ देते हैं तो ऐसे आकृति प्राप्त होती है, ऐसे। तो यह क्या हो गया? वृत्त का चतुर्थांश हो गया। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे 4 हिस्सा को जब हम जोड़ेंगे तब जा कर के एक पूर्ण वृत्त प्राप्त हुआ। यानी आप इजी वे में समझ सकते हैं, जब एक रोटी को एक बार मोड़ते हैं तो एक अर्धवृत्त प्राप्त होता है। जब उसको फिर एक बार और मोड़ देते हैं तो वृत्त के चतुर्थांश प्राप्त होता है, जो ऐसे आकृति होता है। यहाँ पे यह पूरा रोटी है, इस रोटी को 4 बराबर हिस्सा में बांट दिए तो एक हिस्सा का क्षेत्रफल हमको प्राप्त करना है, जो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहलाता है। तो अब यहाँ पे
इस पूरे रोटी का यानी इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और इसी पूरे वृत्त को 4 बराबर हिस्सा में बांट देना है। तो 4 बराबर हिस्सा में बांटिएगा तो उसको 4 से भाग करना पड़ेगा, यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 होता है। सबसे मेन फार्मूला वलय का होता है। तो वलय आसानी से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे वलय का आकृति भी बनाए हैं। वलय का आकृति जो है यहाँ पे देखिए, यह वलय का आकृति समझने के लिए आप ले सकते हैं कि यह एक पूरा रोटी हो गया। इस रोटी का यह बीच सेंटर हो गया। जब रोटी का बीच सेंटर यह हो गया तो बीच सेंटर से एक छोटा सा रोटी हम गोल काट करके इसको बाहर निकाल देंगे। तो जो रोटी का शेष हिस्सा जो यह कलर किया हुआ हिस्सा है यह बचेगा। तो यही हिस्सा का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो यह क्षेत्रफल वलय का क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहाँ पे एक बड़ा रोटी है, इस बड़ा रोटी के लिए यानी इस बड़े वृत्त के लिए हम बड़ी त्रिज्या का इस्तेमाल किए हैं, और छोटे रोटी यानी छोटा वृत्त के लिए हम छोटी त्रिज्या का इस्तेमाल किए हैं। तो हमको इस छोटी त्रिज्या वाले क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा बड़े त्रिज्या वाले क्षेत्रफल में से, तब जा कर के इस हिस्सा का क्षेत्रफल प्राप्त होगा, यानी वलय का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो वलय का क्षेत्रफल यहाँ पे आप याद कर सकते हैं आसानी से कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो गया टोटल का, और इसमें से छोटा त्रिज्या वाला जो यह वृत्त है जो बीच में जो सफ़ेद है इसका क्षेत्रफल को जब हम घटाएंगे तब जा कर के इस वलय का क्षेत्रफल होगा। तो इसलिए आप याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अभी दोनों में से पाई कॉमन कर दिए तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसी फार्मूला पे हम इसको तोड़ दिए हैं, यानी बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, यह ए स्क्वायर हो गया और यह बी स्क्वायर हो गया। तो पाई का पाई कॉमन कर दिए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो ए के जगह पे बड़ा आर है और बी के जगह पे छोटा आर, तो बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू बड़ा आर माइनस छोटा आर। आप यह तीनों फार्मूला में से किसी फार्मूला का इस्तेमाल करके वलय का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।